नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस दौर को समझते हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की नींव रखी, यानी कि वैदिक युग। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि हमारे समाज की इतनी सारी रस्में, इतनी सारी परंपराएं, ये सब आई कहाँ से? तो इसका जवाब छिपा है वैदिक युग में, एक ऐसा दौर जिसने हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे दर्शन को एक शक्ल दी। तो आइए इस सफर पर निकलते हैं। आज की इस पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले वैदिक युग का एक परिचय लेंगे, फिर राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और धर्म में जो बड़े बड़े बदलाव हुए उन्हें एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वैदिक युग आखिर था क्या? देखिए, ये कोई कुछ सालों का दौर नहीं था, बल्कि हम बात कर रहे हैं करीब करीब 1000 साल लंबे सफर की, जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। इस लंबे दौर को समझने के लिए इसे हम दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है प्रारंभिक वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। और इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे का इस्तेमाल शुरू होना। यहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई। अब सवाल ये है कि हमें उस जमाने के बारे में पता कैसे चलता है? तो जवाब है वैदिक साहित्य। इसे भी आप कह सकते हैं दो तरह से देखा जाता है। एक है श्रुति, मतलब जो सुना गया, इन्हें दिव्य माना जाता है, और दूसरी है स्मृति, यानी जो याद रखा गया, जिसे ऋषियों ने रचा। असल में यही ग्रंथ उस दौर में झांकने के लिए हमारी खिड़की हैं। अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है इन लोगों की उत्पत्ति का, जिन्हें अक्सर आर्य कहा जाता है। तो ये आए कहाँ से थे? देखिए, इस पर एक राय नहीं है। मैक्स म्यूलर का सिद्धांत कहता है कि वे मध्य एशिया से आए थे, और यही सबसे ज्यादा माना जाता है। पर कुछ थियरीज उन्हें यूरोप, आर्कटिक और यहाँ तक कि तिब्बत से भी जोड़ती हैं। ये आज भी विद्वानों के बीच बहस का एक बड़ा मुद्दा है। तो ये तो हुई भूमिका। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस दौर की राजनीति में क्या चल रहा था। कैसे एक कबीले वाला सिस्टम धीरे धीरे एक राज्य में तब्दील हो गया। यहाँ बदलाव कितना साफ नजर आता है। पहले मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में समाज की इकाई थी जन, यानी एक कबीला, और उसका मुखिया था राजन। पर उसकी शक्ति सीमित थी। सभा और समिति जैसी पंचायतें उस पर कंट्रोल रखती थी। लेकिन बाद में लेट वैदिक पीरियड तक आते आते ये जन बन गया जनपद, यानी एक इलाका, एक राज्य। राजा का पद अब खानदानी हो गया और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई, जबकि सभा और समिति का महत्व एकदम कम हो गया। राजनीति के बाद अब नजर डालते हैं अर्थव्यवस्था पर। यहाँ भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। ये कहानी है चरागाहों से खेतों तक पहुँचने की, और इस बदलाव ने वाकई सब कुछ बदल दिया। अर्थव्यवस्था में आया फर्क तो और भी साफ है। शुरुआती वैदिक लोग घुमंतू पशुपालक थे। उनके लिए सबसे बड़ी दौलत थी मवेशी, मतलब गाय बैल। लेकिन फिर सब बदला। लोग एक जगह बसने लगे और खेती उनका मुख्य काम बन गया। अब असली दौलत जमीन थी, और इस बदलाव के पीछे एक नई तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका थी। और वो तकनीक थी लोहा। सोचिए, लोहे के औजारों ने, खासकर हल ने, खेती में जैसे क्रांति ही ला दी। अब घने जंगलों को साफ करके खेत बनाना मुमकिन हो गया था। चावल जैसी नई फसलें उगाई जाने लगीं। ये सिर्फ एक धातु का बदलाव नहीं था, ये एक आर्थिक क्रांति थी। जब अर्थव्यवस्था बदलती है तो जाहिर है समाज भी बदलता है, और वैदिक युग में भी ठीक यही हुआ। चलिए देखते हैं कैसे एक नई सामाजिक व्यवस्था ने, मतलब वर्ण व्यवस्था ने शक्ल ली। समाज में जो बदलाव आया वो बहुत बड़ा था। शुरुआती दौर का समाज काफी लचीला था। बंटवारा काम के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं। महिलाओं का भी काफी सम्मान था। उन्हें पढ़ने लिखने और सभाओं में शामिल होने का अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई। समाज जन्म के आधार पर कठोर हो गया, महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट आई, और उनके कई अधिकार छीन लिए गए। और यही वो कठोर सामाजिक ढांचा है जो उत्तर वैदिक काल की पहचान बना, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। समाज को 4 मुख्य हिस्सों में बांट दिया गया। ब्राह्मण यानी पुजारी और शिक्षक, क्षत्रिय यानी शासक और योद्धा, वैश्य जो किसान, व्यापारी और कारीगर थे, और शूद्र जिनका काम सेवा करना था। ये व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, जिसने समाज में ऊंच नीच की एक दीवार खड़ी कर दी। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, धर्म और दर्शन।
जैसे जैसे समाज और अर्थव्यवस्था बदले, लोगों की आस्थाएं, उनके देवी देवता वो भी बदलने लगे। शुरुआती वैदिक काल के देवता कौन थे? ज्यादातर कुदरत की ताकतें थीं, जैसे इंद्र, बारिश और युद्ध के देवता। अग्नि, जो देवताओं और इंसानों के बीच एक पुल का काम करते थे, और वरुण, जो ब्रह्मांड के नियमों के रक्षक थे। उस समय पूजा पाठ भी काफी सरल हुआ करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक देवताओं का पूरा पैनल ही बदल गया। इंद्र और अग्नि जैसे पुराने देवताओं की पूछ कम हो गई और उनकी जगह ले ली एक नई तिकड़ी ने, प्रजापति यानी सृष्टिकर्ता, विष्णु यानी पालनकर्ता, और रुद्र यानी संहारक। ये धार्मिक सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और सिर्फ देवता ही नहीं बदले, बल्कि पूजा पाठ का तरीका भी बदल गया। जो पूजा पहले सीधी सादी होती थी, अब वो बहुत ज्यादा जटिल और खर्चीली हो गई। बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान होने लगे, जिन्हें सिर्फ एक खास पुजारी वर्ग ही करा सकता था। मतलब धर्म भी अब ज्यादा संगठित हो गया था। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक बार समेटते हैं। हमने क्या देखा? वैदिक युग एक जबरदस्त बदलाव का दौर था। राजनीति में कबीले से राज्य बने, अर्थव्यवस्था में लोग चरवाहे से किसान बने, समाज में लचीलेपन की जगह एक कठोर वर्ण व्यवस्था ने ले ली, और धर्म में प्रकृति के देवताओं की जगह नई त्रिमूर्ति ने ले ली। ये वाकई में एक पूरी सभ्यता का कायापलट था। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। वैदिक युग में बनी कौन सी व्यवस्थाएं और विचार आज भी हमारे समाज पर अपना असर डाले हुए हैं? ये सवाल बताता है कि हजारों साल पुराना ये सफर आज भी कितना मायने रखता है। इस पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।